न्यूजीलैंड वीज़ा की कितनी कॉस्ट है और इसके लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है और क्या हमें न्यूजीलैंड जाना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम न्यूजीलैंड वीज़ा को डिस्कस करेंगे कि तो 3 मंथ का हमारे पास न्यूजीलैंड का जो विज़िट वीज़ा है इसको हम कैसे ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं और कौन से ऐसे की रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अपने वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको ये वीडियो आसानी से ईजिली समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के ऊपर आपके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि 3 महीने के लिए चाहिए होता है। अब याद रखें पासपोर्ट की 3 मंथ की वैलिडिटी की जो रिक्वायरमेंट, अब आपने बात को समझना है। आपने लेट सपोज 3 महीने के लिए न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है और अप्लाई करने के आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक या तो आप फिजिकली एम्बेसी में अपीयर हो, वहाँ पर जाके हार्ड फॉर्म के अंदर फॉर्म वगैरह लेके सबमिट करें। दूसरा तरीका आपका ऑनलाइन होता है। इन 2 तरीकों में से आपको किस तरीके के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। अब देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 मंथ की है, ठीक है, आपका पासपोर्ट 3 मंथ के बाद एक्सपायर होने वाला है या 4 मंथ रह गए, आप वीज़ा अप्लाई कर लेते 3 महीनों का, तो आपका वीज़ा डायरेक्टली रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने वहाँ के स्टे के, इसके अलावा 3 महीने, ठीक है जी, ये आपको चाहिए होते हैं आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी। इसका मतलब क्या है, तकरीबन 6 माह आपका पासपोर्ट हर हाल में वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ, दूसरे नंबर पर जो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है। देखें, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आपको बता दूं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं और मैं इसके बाद साथ ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाऊं तो ये बात इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो देखें, ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है और विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, ठीक है, मुकम्मल बात। अगर आप एम्बेसी में अपेयर होते हैं तो कम से कम 4 फोटोग्राफ लेके जाएँ वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये पासपोर्ट, ये जो फोटोग्राफ वाली कहानी है, ये आपको समझ आ गई, 2 बातें मुकम्मल होगी। तीसरे नंबर पर आता है जी आपका जी प्रूफ ऑफ ट्रैवल, ठीक है जी, आपका यानी कि आसान ज़ुबान में रिटर्न टिकट, डमी टिकट नहीं कि बाद में जाके कैंसिल कर दिया, इस तरह नहीं, ठीक है जी। मुकम्मल आपका रिटर्न कंफर्म टिकट होना चाहिए आपके पास, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग लिंक चाहिए होता है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड का वीज़ा मैं आपको अगर बताऊं तो ये इजी वीज़ा मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आप ओरिजिनल हैं, ठीक है। मतलब कोई इस तरह का काम आपने नहीं किया हुआ कि जिसकी वजह से आपका शायद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि बंदे के जहन में ये बातें खुद ब खुद आ जाती हैं कि यार ये मैंने काम उल्टा किया हुआ तो इस वजह से शायद मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। तो आपने उन तमाम तर रीजनों से बचना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिंक आपने शो करना होता है कि आप वापस अपने मुल्क आएंगे। अगर आप अपने मुल्क में जॉब कर रहे हैं तो आपने जॉब लेटर जो है वो अपना दिखाना है उनको कि मैं इस मुल्क के अंदर, अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश या नेपाल, श्रीलंका के अंदर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं वापस आऊँगा। या आप नोट पैड के ऊपर जिस इदारे में आप काम करें वहाँ से आप लीव ले लें, ठीक है, जिस पे इदारे का सारी डिटेल लिखी होती है। इदारा आपको अलाउ कर होता है कि आप जाके अपने ट्रिप के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर लें, लाइक दैट। और इसके बाद आप अपने आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, ठीक है। अपने फैमिली के वाले से भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि मेरी मुकम्मल फैमिली यहाँ पे मौजूद है, कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं पे भागने वाला नहीं, मैं वापस यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर वापस आऊँगा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, अगर आपका जहन बन रहा है कि 3 महीने आपने स्टे करने या 3 महीने से ज़्यादा, तो पॉसिबली आपको चेस्ट का जो एक्सरे है वो साथ में आपको की रिक्वायरमेंट्स के अंदर दिखाना पड़ जाए। लेट्स सपोज अगर आप इसके बगैर अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो पॉसिबल एम्बेसी आपसे डिमांड कर सकती है कि आप अपना चेस्ट का जो एक्सरे है वो प्रोवाइड करवा दें, ठीक है जी, वो दे दें हमें। तीसरे नंबर पे इसके बाद आपने दिखाना होता है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब ये तो तकरीबन हर कंट्री के लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अपना रिकॉर्ड इतना ख़राब हो चुका है आज के टाइम के अंदर कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ के जो मामलात हैं डे बाई डे ख़राब भी होते जा रहे हैं, तो लिहाजा इन्होंने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर हाल में लाजमी कर दिया, ठीक है जी। ये की रिक्वायरमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है पॉसिबली, लेकिन आपको बात को समझना है, ठीक है। अब देखें, जो बैंक स्टेटमेंट की बारी आती है तो बैंक स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 3 से 6 माह पुरानी हो, कोई भी सडन डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, कोई भी अचानक इस तरह मामला ना हो कि एकदम से पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ गए और आपने उसको 6 माह के लिए सेव कर लिया, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपने ऐसा प्लान किया है कि आप 6 माह के लिए आपने पैसा रखना है, तो आपने ऐसी तरतीब कर ली कि एकदम से सडन डिपॉजिट आपका आ गया बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप एम्बेसी में जाते तो पॉसिबल एम्बेसी से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 6 महीने पहले जो ट्रांजेक्शन हुई थी इतने पैसों की, वो पैसे आपको बता देता हूँ
कि ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है जी। तो वो आपको पॉसिबली आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, फैमिली में से स्पॉन्सर है, व्हाट्सएवर लाइक दैट, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, व्हाट्सएवर लाइक दैट, कोई रेंटल इनकम है आपकी, इस तरह के मामला, तो आपको हर हाल में अपने पास रखने, ठीक है जी, ये ज़रूरी है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें जो स्टेटमेंट है वो कितनी चाहिए होती है। अगर 3 माह के लिए आप स्टे कर रहे हैं तो तकरीबन $1800 आपको चाहिए होंगे आज की डेट के अंदर। आप इसको गूगल पे जाके डॉलर के साथ कंपैरिजन करके अपने स्पेशली कंट्री की जो आपकी करेंसी उसके साथ मैच कर लें, देख लें कि ये कितने बनते हैं। और ये विदाउट अकोमोडेशन है, ठीक है जी, 3 महीने की विदाउट अकोमोडेशन के साथ आपका 1800। लेकिन अगर आपकी प्रीपेड अकोमोडेशन होती है, आपने पहले अकोमोडेशन आपने बुक की हुई है ऑनलाइन, आपके पास वो होटल होते हैं, वहाँ पर जाके आप उनकी कर लेते हैं, पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी बुकिंग मिल जाती है, तो उस सूरत के अंदर आपका खर्चा कम हो जाता है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री, अगर आप वहाँ पे एक दफ़ा इंटर हो जाते तो मैं बिलीव में मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ से आगे आप अपना रास्ता बना सकते हैं। किसी हवाले से भी आपको इस हवाले से कोई क्वेरी हो, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के हवाले से स्पेशली आपके जहन में कोई बात हो जो आपको ना समझ आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप रीच करें, मैं आपको उसका आंसर देने की प्रॉपर कोशिश करूँगा, ठीक है जी। अब ये मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट बता दी, ठीक है, ये $1800 आप अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके देख लें कि ये कितने आपके बनते, उस हिसाब से आपने करना है, सारा मामला अपना डन करना है। पॉसिबल इससे ज़्यादा ही रखें तो बेटर होता है, वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। अगर लेट्स सपोज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, फिजिकली एम्बेसी में अपीयर हो जाए अपने कंट्री से, या आप क्या करें ऑनलाइन अप्लाई कर लें न्यूजीलैंड की ऑफिशियली जो आपकी इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे। तो इस हवाले से भी अगर आपको इशू आता है, आपको नहीं समझ आती, तो आप मुझे बताएं, मैं इस हवाले से भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं मुकम्मल आपको गाइड और स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने, क्या मामला करना है, ठीक है जी। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करूँ, प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 2 वीक के अंदर आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है जी, वर्किंग डेज़ के अंदर। अगर लेट्स सपोज फिजिकली एम्बेसी में अपेयर होते हैं तो तकरीबन 1 माह आपको लग जाता है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, सारे मामले डील करते हुए सारा कुछ होके। तो आपको ये बात बखूबी समझ आ गई होगी कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा डिले नहीं आता। हाँ अलबत्ता अगर आपके वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट है, लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपने, अगर लेट्स सपोज जाना है वहाँ पे, तो आपने अपनी जो है ना अपनी डेट, जिस डेट को आपने वहाँ पे पहुँचना उससे तकरीबन आप 1-1.5 महीना पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि किसी भी टाइम पॉलिटिकल कंडीशन को लेके मामला ख़राब हो सकते हैं, तो पॉसिबली बंदा लेट हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी इन चीज़ों से बचना है। अब मैं आपको की रीज़न बताता हूँ कि किन रीज़न की वजह से आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने सब एजेंट्स से बचना है, ठीक है जी। ये जो बीच में सेंटर मैन होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि डन बेस पे हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे, क्योंकि एजेंट की कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके खुद वीज़ा लगवा ले। वो हमेशा क्या करता है, वो आपके फेक डॉक्यूमेंट, जो डन बेस वाले लोग होते हैं, ये बेवकूफ़ लोग होते हैं, इनको समझ भी नहीं होती कि डन बेस के ऊपर वीज़ा लगवा रहे होते हैं। डन बेस के ऊपर बहुत औक़ात लक बंदे की चल जाती है। मिसाल के तौर पे एक एजेंट के पास बंदा जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें डन बेस के ऊपर, पहली बात है डन बेस के ऊपर आपको तकरीबन 3 या 4 गुना ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ती है। बंदे को समझ ही नहीं होती कि यार मेरे वीज़ा फ़ीस कितनी है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, क्या मामला थे। बंदे कहते हैं बस हमारे ऊपर ज़रा भी टेंशन ना है, ठीक है, अब ये एजेंट जाने उसका काम जाने। लेट्स सपोज वीज़ा अगर आपका वो रिफ्यूज़ होता है तो आपको पता है कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपको पता ही नहीं होता कि आपका पासपोर्ट तो ब्लैक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये अप्लाई करेंगे तो ब्लैक लिस्ट पेंडिंग वजह से आपका इशू बनेगा और आप समझेंगे पता नहीं यार क्यों ब्लैक लिस्ट होगा। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपको डन बेस वीज़ा चाहिए था। लग के अगर लग जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हुए ज़रा सा भी उनको मनक लग गई कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो लिहाजा फिर आपके ऊपर बैन आ जाता है, ठीक है, तो आप जाते हैं फिर उस कंट्री से। आपको पता है कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ल की स्टैंप आ जाए तो बहुत से मामला ख़राब होने के खदशात होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड सेव रहता है। अगर मैं स्पेशली शेंजन कंट्रीज़ की बात करूँ तो आपने इन चीज़ों से बचना है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जो बात आपको समझ नहीं आई या किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए, ठीक है, जो आप मुझे रीच करें, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा और मैं टाइमली आंसर देने की कोशिश करूंगा और पॉसिबली जितनी मेरे से हेल्प हुई मैं आपसे हेल्प करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।